हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने पहले क्लास में ये समझाया कि जीडीपी निकल जाए अगर हमारी, तो हम एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी सब कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे 3 मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना। ठीक है, नेशनल इनकम 3 मेथड से कैलकुलेट होती है। नंबर 1 मेथड वैल्यू एडेड, सेकेंड मेथड एक्सपेंडिचर मेथड, और नंबर 3 मेथड इनकम मेथड। ठीक है, तीनों मेथड से हमारी नेशनल इनकम निकलती है। देखिए, तीनों मेथड का मतलब समझ लीजिए। सबसे पहले जो क्या होता है, पूरी हमारी इकोनॉमी में सबसे पहले क्या होती है, प्रोडक्शन होती है। प्रोडक्शन, ठीक है, ये प्रोडक्शन कौन करते हैं, फैक्टर ऑफ जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, लैंड, कैपिटल, लेबर, ये हमने पहले भी बात करी थी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। ये सब क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करते हैं, और ये यहां से क्या करते हैं, इनकम करते हैं, इनकम। ठीक है, प्रोडक्शन होती है, जितनी भी प्रोडक्शन होती है ये सारे के सारे इनकम करते हैं। यहां से इनकम करने के बाद ये सब एक्सपेंडिचर करते हैं। हमारी इकोनॉमी एक क्लोज्ड इकोनॉमी है, तो उसमें क्या होता है, जितनी भी प्रोडक्शन होती है, जितनी भी, सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूं, 1 करोड़ की अगर हमारी प्रोडक्शन है तो 1 करोड़ ही इनकम भी होगी। ठीक है, 1 करोड़ की अगर प्रोडक्शन है तो 1 करोड़ सारा का सारा अमाउंट जो है इनका कोई ना कोई कमाएगा, इस पैसे को कोई ना कोई कमाएगा। ठीक है, इनकम करेगा कोई ना कोई, और जो भी इस इनकम को करते हैं वो सारे का सारा क्या होता है, 1 करोड़ की एक्सपेंडिचर कर देते हैं। देयर इज नो सेविंग इन क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, सारे की सारी। तो इससे हमें क्या पता चलता है, हमारी नेशनल इनकम जो हम कैलकुलेट करते हैं तीनों मेथड से, चाहे इस मेथड से करें, चाहे इस मेथड से, चाहे इस मेथड से, सब इक्वल आती है। ठीक है, नेशनल इनकम हमारी तीनों मेथड से जो हम कैलकुलेट करते हैं वो इक्वल आती है। जितनी इससे आएगी उतनी इससे आएगी, उतनी इससे आएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज इसमें इतनी समझ आई होगी। बस अब समझने की बात क्या है कि जो वैल्यू एडेड मेथड है, इस मेथड से हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्राप्त होती है। ध्यान रखने की चीज ये है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्राप्त होती है हमें इस मेथड से। एक्सपेंडिचर मेथड से भी हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिलती है। बस ये जो इनकम मेथड है, इससे हमें एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मिलता है। जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इससे यही याद रखने की चीज है कि वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड दोनों से हमको क्या मिलता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिलती है। वैल्यू एडेड मेथड से भी और एक्सपेंडिचर मेथड से भी जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिलती है। और जब हम इनकम मेथड से कैलकुलेट करते हैं तो हमें जीडीपी ना मिलके एनडीपी मिलती है। ठीक है, जीडीपी और एनडीपी में हमने फर्क समझाया है, केवल डेप्रिसिएशन का फर्क होता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। तो एक एक मेथड को हम अलग से इसमें समझते हैं। पहला मेथड वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड में वैल्यू एडेड इक्वल्स टू, इस वैल्यू एडेड को हम ग्रॉस वैल्यू एडेड भी कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड, या इसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, दोनों नाम से हम इसको जानते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड कह लो या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कह लो, एक ही बात है। ठीक है, तो वैल्यू एडेड इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है वैल्यू एडेड का, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है ये क्या होती है, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन है ये क्या होता है। ठीक है, दोनों चीजों को समझना। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप इसको शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट है ये। ठीक है, VOO वैल्यू ऑफ आउटपुट। यही वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें कैसे मिलती है, सेल्स प्लस
चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। सेल्स जितनी भी होगी सेल्स, ठीक है। इस सेल्स को हम क्या समझेंगे, ये टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स। इसको दो टाइप से कहा जा सकता है सेल्स, टोटल सेल्स दो उससे बनती है क्या, एक तो डोमेस्टिक सेल होगी, ठीक है, टोटल सेल। डोमेस्टिक सेल यानी हमारी कंट्री के अंदर जितनी सेल करी गई है वो, और दूसरा क्या होगा, हम जो एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट भी हमारी सेल है, ठीक है। टोटल सेल हमारी क्या होती है, डोमेस्टिक सेल्स अगर नाम दिया हो, और प्लस एक्सपोर्ट हमारी टोटल सेल होती है, ठीक है। और चेंज इन स्टॉक को देखिए, चेंज इन स्टॉक क्या होता है, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग में से ओपनिंग घटाते हैं, ठीक है। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग नहीं होता है, कंफ्यूज करते हैं बच्चे कि क्लोजिंग सॉरी ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, नहीं, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग नहीं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखने के लिए क्या है, सपोज मैंने 1 अप्रैल को स्टॉक था मेरा 1 लाख का, अब मेरा 31 मार्च को मंथ एंड में देखा गया कि 1,50,000 स्टॉक हो गया है, तो मेरे स्टॉक में चेंज कितना आया है, प्लस का 50,000, प्लस का 50,000 मेरा चेंज इन स्टॉक आया। तो अब खुद सोचो ये 1,50,000 माइनस 1 है या 1 माइनस 150 है, ठीक है। तो ये प्लस 50,000 कैसे आएगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है। ध्यान रहेगा कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ही चेंज इन स्टॉक होता है, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब तीसरी चीज इंटरमीडिएट कंजम्पशन की अगर मैं बात करूं, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, कंजम्पशन इज इक्वल टू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। ये क्या है, टोटल परचेज है, समझ लीजिए जितनी भी मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, ठीक है। तो अगर नाम इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है, साथ में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, तो इसका मतलब ये उसमें इंक्लूड है, तो हमें सीधे इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही लेना है, फिर हमें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं लेना है, क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन में ही शामिल होता है। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मेरा, सपोज ये डोमेस्टिक परचेज है, डोमेस्टिक परचेज यानी हमारी कंट्री के अंदर अंदर की परचेज, इसमें मैं और क्या शामिल कर सकता हूं, इंपोर्ट, कुछ मैंने विदेश से रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, कुछ डोमेस्टिक परचेज है मेरी कंट्री के अंदर अंदर की, और कुछ मेरी विदेश से फॉरेन से इंपोर्ट कर लिया मैंने, वो भी तो मेरी परचेज है रॉ मटेरियल की। तो टोटल परचेज मेरी कितनी हो जाएगी, डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट, ये सारी की सारी इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही होगी, ठीक है। तो होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। वैल्यू एडेड मेथड सबसे इजी मेथड है ये, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब आपको पता होना चाहिए वैल्यू ऑफ आउटपुट हम कैसे निकालते हैं, टोटल सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ऐसे ही इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारी डोमेस्टिक परचेज प्लस फ्रॉम मटेरियल प्लस इंपोर्ट, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट। इससे वैल्यू एडेड से हमको क्या मिलेगा, ये सब इन सबको कैलकुलेट करके जो वैल्यू एडेड होगी ये क्या होगी, जीडीपी एट एमपी होगी, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में अगर बात करूं वैल्यू एडेड की जगह सेकंड मेथड की, सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड मैंने क्या कहा था, एक्सपेंडिचर मेथड। इससे भी हमें क्या मिलता है, जीडीपी एट एमपी मिलती है, इससे भी हमें जीडीपी एट एमपी मिलती है, ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड से। तो इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, नंबर 1 प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकंड हमारा कंपोनेंट क्या होता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर,
थर्ड हमारा क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और लास्ट क्या होता है फोर्थ इसमें, नेट एक्सपोर्ट्स। तो इसमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये कौन करते हैं, हाउस होल्ड्स करते हैं। ये गवर्नमेंट करती है किसी भी टाइप का एक्सपेंडिचर, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरी दे ले, चाहे कुछ भी, कहीं भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है वो उसका फाइनल एक्सपेंडिचर होता है। थर्ड, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये कॉर्पोरेट्स करते हैं इन्वेस्टमेंट। और नेट एक्सपोर्ट हमें पता ही है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जब हम इन चारों कंपोनेंट्स को जोड़ लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, जीडीपी एट एमपी मिलती है, ठीक है। इन चारों कंपोनेंट्स को जोड़ने के बाद हमें जीडीपी एट एमपी मिलती है। अब अगर इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये तो बिल्कुल ऐसे ही दिया होगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये भी ऐसे ही दिया होगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स भी आप निकाल लोगे, ठीक है। थर्ड जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, इसमें कुछ चीजें ध्यान रखने की, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि ग्रॉस, ठीक है, तभी हमें ग्रॉस मिलेगा, ग्रॉस है। डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं। फिक्स्ड, क्या नाम लिया होगा इसको, नाम दिया होगा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसका मतलब ये क्या है, फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर दिया होगा तो इसमें एक कंपोनेंट और जुड़ेगा, ये फिक्स्ड एसेट है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड नाम ध्यान रखना है, फिक्स्ड है तो फिक्स्ड एसेट है, इसमें एक करंट एसेट और जुड़ती है, ठीक है। ग्रॉस फिक्स्ड नाम लिया गया है तो फिक्स्ड है यानी फिक्स्ड एसेट है, एक करंट एसेट इसमें जुड़ती है, वो करंट एसेट क्या होती है, चेंज इन स्टॉक। स्टॉक हमारा देखिए, स्टॉक हमारा क्या होता है, करंट एसेट होता है। तो ध्यान रखना है, अगर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दी होगी तो प्लस चेंज इन स्टॉक हमें यहां लगाना पड़ेगा। चेंज इन स्टॉक क्या होता है, चेंज इन स्टॉक ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है। पहली चीज आपको समझ आई, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, अगर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दी है तो हमें चेंज इन स्टॉक इसमें और जोड़ना पड़ता है, ठीक है। और अगर ग्रॉस की जगह मैं यहां कहूं, ग्रॉस की जगह नेट दिया है, तो अगर यहां नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है और हमको चाहिए क्या, ग्रॉस चाहिए, तो ग्रॉस से हमें, यहां हमने पीछे पहले समझा था इस बात को, अगर आप लोगों को क्लियर ना हो तो पिछली वीडियो देख सकते हैं। ग्रॉस से नेट आने में हमें क्या करना पड़ता है, ग्रॉस से नेट आने में ग्रॉस में से कुछ माइनस करना पड़ता है, तब हम नेट पे आते हैं। तो ग्रॉस में से क्या माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, तो हम नेट में आते हैं। ग्रॉस में से डेप माइनस करते हैं, तब हमें नेट मिलता है, ठीक है। तो नेट में डेप प्लस करना पड़ेगा, तब हमें ये ग्रॉस मिलेगा, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें कंडीशन नहीं है, ठीक है। फिर से बताता हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में दो कंडीशंस दी होती हैं। नंबर 1, यहाँ पे एक तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल, अगर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो चेंज इन स्टॉक जोड़ देंगे, ये डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा। दूसरा, अगर ये हमें नेट दिया हो, यहाँ ग्रॉस की जगह नेट दिया हो, तो ग्रॉस से नेट कैसे निकलता है, ग्रॉस से नेट डेप माइनस करके निकलता है, तो नेट से ग्रॉस कैसे निकलेगा, डेप हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्ट थर्ड मेथड क्या होता है, लास्ट थर्ड मेथड इनकम मेथड।
इनकम मेथड, इससे हमें क्या मिलता है, एनडीपी एट एफसी। ठीक है, केवल एक इनकम मेथड ही ऐसा मेथड है जिससे हमें एनडीपी एट एफसी निकलती है, नहीं तो पिछले दोनों मेथड से हमें क्या मिल रहा था, जीडीपी एट एमपी मिल रही थी, इससे हमें एनडीपी एट एफसी मिलेगी। तो इनकम मेथड के 4 कंपोनेंट ध्यान रखिएगा। नंबर 1, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या होता है, देखिए एम्प्लॉइज को नंबर 1 कंपनसेशन, दूसरा देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस, नंबर 3 मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, इसमें इनकम 3 लोग करते हैं। ठीक है, हमारी पूरी इकोनॉमी में 3 टाइप से इनकम होती है। नंबर 1 कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, यानी हम कह सकते हैं इनको लेबर्स या सर्वेंट्स। ठीक है, लेबर्स या सर्वेंट्स की इनकम हुई है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ये कौन होते हैं, मालिक होते हैं, दूसरी चीज। ठीक है, मालिक हो गए। और तीसरा क्या हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड, ये खुद के ही मालिक हैं और खुद के ही नौकर हैं। तो लेबर्स की या सर्वेंट्स की अगर हम बात करें, उनको क्या क्या मिलता है, देखिए एक तो वेजेस इन कैश मिलेगी, कैश, या इसको वेजेस को पेमेंट भी कह सकते हैं, पेमेंट इन कैश। सेकंड, पेमेंट इन काइंड। ठीक है, जो कंपनी से गिफ्ट विफ्ट मिल गए। ठीक है, वेजेस इन कैश जो उनको नगद मिलता है, वेजेस इन काइंड उनको गिफ्ट विफ्ट मिल गए एम्प्लॉयर्स की तरफ से, ये एम्प्लॉयर्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं। ठीक है, ये एम्प्लॉइज होते हैं, ये एम्प्लॉइज हो गए, ये एम्प्लॉयर्स हो गए। ठीक है, तीसरा क्या होता है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, जैसे पीएफ में जमा कर दिया, ठीक है, पैसा, तो इसमें ये ध्यान रखने का है कि एम्प्लॉयर्स का अगर दिया हो तो ऐड करेंगे एम्प्लॉयर्स का, एम्प्लॉइज अगर दिया होगा, एम्प्लॉइज अगर दिया होगा तो ये नहीं लेंगे। एम्प्लॉइज नाम अगर डबल ES होगा, एम्प्लॉइज तो नहीं लेंगे, अगर एम्प्लॉयर्स होगा तब हमें लेना है। ठीक है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन आता है इसमें। और चौथी चीज क्या होती है, रिटायरमेंट पेंशन। पेंशन, पेंशन 2 टाइप की होती है, देखिए रिटायरमेंट पेंशन, दो पेंशन होती है यहां देखिए, एक तो होती है रिटायरमेंट पेंशन और एक होती है ओल्ड एज पेंशन। तो रिटायरमेंट पेंशन क्या होती है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, बिल्कुल जब आदमी वर्क करने के बाद रिटायर हो रहा है तो वो उसको फैक्टर इनकम है। ठीक है, उसने अभी काम किया है, उसकी वजह से उसको मिल रही है, ये फैक्टर इनकम होती है, फैक्टर इनकम। और जो ये ओल्ड एज पेंशन होती है, ये ट्रांसफर इनकम होती है। ये उसको बिना काम करे, अब जो ओल्ड एज, हमेशा बुढ़ापे तक उसको जो ओल्ड एज पेंशन मिलेगी वो ट्रांसफर इनकम होगी। वो अब कोई सरकार को, गवर्नमेंट को कोई अपनी सर्विस नहीं दे रहा है। ठीक है, बिना सर्विस दिए उसको वो पेंशन मिल रही है। तो ओल्ड एज पेंशन एक ट्रांसफर इनकम होती है और रिटायरमेंट पेंशन एक फैक्टर इनकम होती है। 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में 4 चीजें, वेजेस इन कैश, पेमेंट इन काइंड या वेजेस इन काइंड, तीसरी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन एम्प्लॉयर्स। ठीक है, ध्यान रखना है एम्प्लॉयर्स है, एम्प्लॉइज नहीं आएगा। ठीक है, और चौथा रिटायरमेंट पेंशन, ओल्ड एज पेंशन नहीं आएगा। ठीक है, रिटायरमेंट पेंशन आएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस, अब जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, एम्प्लॉयर्स, ठीक है, ये क्या क्या अब बचा क्या,
देखो मैंने 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पहले भी बताई थी, क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल और फर्म। ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने पहले बताई थी। तो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में से लेबर तो ये निकल गई, अब बचा क्या? लैंड, कैपिटल और फर्म बची। ये तीनों चीजों से ऑपरेटिंग सरप्लस बनता है, ठीक है, इन तीनों को ही ऑपरेटिंग सरप्लस मिलता है। तो लैंड को क्या मिलेगा? लैंड को रेंट या रॉयल्टी कह देते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट्स गिना रहा हूं ये मैं आपको। लेबर निकल गई यहाँ पे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में बचे 3 जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसमें लैंड को रेंट या रॉयल्टी मिलती है, कैपिटल को क्या मिलता है? कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, और तीसरा फर्म, फर्म को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट देखिए, इसको ये तो ऐसे ही दिया होता है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पूरा का पूरा दिया होता है, इसे ऐसे ही देखिए। प्रॉफिट, प्रॉफिट को एक एम्प्लॉयर जो होता है, एक फर्म जो होती है, वो प्रॉफिट को क्या कर देती है? प्रॉफिट के 3 हिस्से कर देती है फर्म, ठीक है। क्या 3 हिस्से कर देती है? नंबर 1 डिविडेंड बांट देगी, डिविडेंड, भाई अपने जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको प्रॉफिट में से ही तो डिविडेंड देगी, दे दिया जी डिविडेंड। डिविडेंड देने के बाद क्या होगा? कॉर्पोरेट टैक्स, पहले डिविडेंड बांट दिया, जितना भी बांट दिया, मान लो इसको 100 करोड़ प्रॉफिट हुआ, फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ? 100 करोड़ का। 50 करोड़ इसने लो डिविडेंड बांट दिया, बाकी कुछ कॉर्पोरेट टैक्स जी 20 करोड़ का कॉर्पोरेट टैक्स बांट दिया, ठीक है। अब जो 30 करोड़ बचा, ये क्या बचा? ये क्या बचा? इसको हम या तो रिटेन्ड अर्निंग कह सकते हैं, अर्निंग, ठीक है, या सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक है। तो ये ध्यान से देखिएगा, ठीक है। प्रॉफिट को, प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं, कुछ डिविडेंड बांट दिया जाता है, कुछ टैक्स पे कर दिया जाता है। डिविडेंड पे करने के बाद और टैक्स पे करने के बाद जो भी बचता है वो क्या होता है? वो या तो रिटेन्ड अर्निंग होती है, और या उसे हम सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर कहते हैं, ठीक है। इसको कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, किसी भी नाम से ये आ सकता है, ठीक। और तीसरा जो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो आपको पता ही है। इन तीनों कंपोनेंट्स को जब हम जोड़ देते हैं तो क्या निकल के आता है? इससे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल के आती है, जीडीपी नहीं। पहले 2 मेथड से जीडीपी एट एमपी, और इस इनकम मेथड से एनडीपी एट एफसी, ठीक है। इसमें इतना ही ध्यान रखने का है। होप आप लोगों को समझ आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।